हेलो फ्रेंड, मैं आकाश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को। देखिए फ्रेंड, अपने अध्ययन के सुविधा के अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। देखिए फ्रेंड, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली है। पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली है, उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो पाषाण काल, जो पाषाण काल है वे इस काल को कहा जाता है जिस काल में मनुष्यों द्वारा अपने औजार या हथियार के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया गया, उस काल को कहा जाता है पाषाण काल। ठीक, अगला देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लिखित जानकारी तो मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो जिस काल में लिखित जानकारी मिली है पढ़ा नहीं गया है, उस काल को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो इस काल में आता है सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता है इस काल में लिखित जानकारी तो मिली थी लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं सका। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लिखित जानकारी भी मिली हो और उसे पढ़ा भी गया हो। तो जिस काल में लिखित जानकारी मिली और उसे पढ़ा भी गया, उस काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तब वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद का जो समय चला वे सब आते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड। अब इसमें एक एक करके पढ़ेंगे हम। पहला है प्रागैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हम कुछ इसके मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल का किसी ने सबसे पहले विस्तृत अध्ययन किया था तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया था। इन्होंने 1863 ईस्वी में सबसे पहले 1863 ईस्वी में लिखावट के अनुसार इस काल अवधि को 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक, और इन्होंने ही सबसे पहले जो पाषाण कालीन औजार थे उसका खोज इन्होंने ही किया था। पाषाण कालीन औजार का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही किया था। इसके बाद अगला व्यक्ति आते हैं जॉर्गेनेस थॉमसन। जॉर्गेनेस थॉमसन जो है इन्होंने सबसे पहले धातु के अनुसार काल को विभाजित किया था। तो सबसे पहले धातुओं के आधार पर जो समय को विभाजित किया था वे थे जॉर्गेनेस थॉमसन। इन्होंने 1820 ईस्वी में इस काल का विभाजन किया था। एक पहला पाषाण युग, दूसरा लौह युग और तीसरा कांस्य युग। देखिए फ्रेंड, जिस काल में पत्थर का प्रयोग किया गया उस काल को कहा गया पाषाण युग, और जिस काल में लोहे का प्रयोग किया गया उसे लौह युग, और जिस काल में कांसा का प्रयोग किया गया तो उसे कांस्य युग। तो सबसे पहले धातुओं के अनुसार जो काल का विभाजन किया था वो थे जॉर्गेनेस थॉमसन। इसके बाद अगला है कि भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे इन्हें भारत में पुरातात्विक विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, देखिए फ्रेंड, जो पुरातात्विक संग्रहालय है वह कहाँ स्थित है, तो पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में स्थित है। ठीक, पुरातात्विक संग्रहालय कोपेनहेगन में स्थित है जो डेनमार्क में पड़ता है। और अगर भारत में पूछे कि भारत में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है तो वह है भोपाल। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है भोपाल। तो भोपाल में पुरातात्विक संग्रहालय है जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो भारत में पुरातात्विक संग्रहालय है उसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, और यह कहाँ है तो भोपाल में स्थित है। ठीक, अब चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में। ठीक ना, तो देखिए फ्रेंड, पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। देखिए फ्रेंड, जो पूरा पाषाण काल है इस काल में मनुष्यों ने अपना सबसे लंबा समय तक व्यतीत किया था, इसलिए इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल,
मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल, 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। ठीक, चलिए फ्रेंड इसको अब देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो पूरा पाषाण काल का समय था वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक, इस काल में सबसे अधिक लंबे समय तक मानव ने अपना जीवन बिताया था। ठीक, इस समय जो मानव था वे आदि मानव थे। ठीक, इस समय के जो मानव थे वो आदि मानव थे और वे मानव अभी सभ्य मानव नहीं थे। ठीक है, वे मानव सभ्य मानव नहीं थे, ये खाना बदोश मानव थे और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन जीते थे। ठीक, एक खाद्य संग्राहक मतलब वे किसी क्षेत्र में शिकार करते थे और उस क्षेत्र के जब जानवर या पशु जो हुआ करते थे अगर उनकी संख्या कम हो जाती थी तब वे उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चले जाते थे और वहाँ पर फिर जाकर अपना शिकार करते रहते थे, आखेट करते रहते थे। आखेट मतलब शिकार करना। ठीक, तो इस समय के जो मानव थे इनका मूल उद्देश्य था कि जानवरों की तरह अपना पेट भरना। ठीक ना, आगे देखिए फ्रेंड, ये जो पूरा पाषाण कालीन मानव थे ये पत्थरों का बड़े बड़े औजार बनाते थे। पत्थरों का बड़े बड़े औजार बनाकर उससे अपना शिकार किया करते रहते थे। ठीक, और इनके जीवन का मूलभूत कुछ आधार था तो था शिकार करना। जीवन का मूलभूत आधार शिकार करना था तथा अपना पेट भरना। ठीक, और इस समय का सबसे कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि थी तो वो थी आग की खोज। तब पूरा पाषाण काल में सबसे कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि थी तो वो थी आग की खोज। इसी काल में सबसे पहले मनुष्यों ने आग की खोज कर दी थी। ठीक, आगे देखते हैं फ्रेंड, मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल का समय था वह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक चला था। मध्य पाषाण काल का समय काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक चला था और इस काल में जो मानव थे वे अंत्योष्टि कार्यक्रम सीख चुके थे। अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या है? तो हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार होते हैं और 16 श्रृंगार का जो अंतिम श्रृंगार होता है उसे कहते हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम। यानी मनुष्य के जो मानव होता है, मानव के मृत्यु के बाद उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम। तो इस समय मानव ने अंत्योष्टि कार्यक्रम सीख चुका था और इस काल में जो बड़े बड़े पत्थरों का, इधर पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थरों का औजार बनाते थे वे मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनाने लगे जिसे कहा गया माइक्रोलिथ। ठीक, तो इस काल को माइक्रोलिथ का भी समय कहा जाता है। ठीक ना, इसमें क्या है कि जो बड़े बड़े इधर पत्थरों का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए वे छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे शिकार के लिए। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो इसका समय था वह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक चला था। देखिए फ्रेंड, इधर भी 10,000 से 4,000, यहाँ भी 10,000 से 1,000। तो ये 10,000 दोनों जगह इसलिए है क्योंकि जो ये समय चल रहा था तो किसी किसी क्षेत्र में मध्य पाषाण काल अभी चल रहा था तो किसी क्षेत्र में नवपाषाण काल चल रहा था, इसलिए हम दोनों यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो नवपाषाण काल का मानव थे वे थोड़ा सभ्य मानव हो चुके थे और एक कृषि करना शुरू कर दिया था। ठीक, तो सबसे पहले जो कृषि करना शुरू किया गया मनुष्यों के द्वारा तो था नवपाषाण काल में। इस काल में मनुष्यों ने जो खेती किया था वे सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती किया था और यह पाकिस्तान के मेहरगढ़ में शुरू किया था। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, बलूचिस्तान, उसी क्षेत्र में मेहरगढ़ पड़ता है, तो वहीं पर सबसे पहले मनुष्यों द्वारा खेती की गई थी और यह सुलेमान तथा किरथर दो पहाड़ियों के बीच में यह खेती की गई थी। अब देखिए फ्रेंड, इस खेती के साथ साथ मनुष्यों ने उसके संरक्षण के लिए अपना आवास बनाकर भी रहने लगे। तो सबसे पहले मनुष्यों ने अस्थायी निवास नवपाषाण काल में शुरू किया था। तो मनुष्यों के द्वारा अस्थायी निवास किस काल में शुरू किया गया? नवपाषाण काल में। इसके बाद इसी नवपाषाण काल में मनुष्यों द्वारा पशुपालन, मनका बनाना तथा पहिए की खोज कर दी गई थी। ठीक, तो सबसे पहले मनुष्यों द्वारा पशुपालन किस काल में? नवपाषाण काल में। सबसे पहले जो मृदवान बनाया गया था या मनका वो किस काल में? तो नवपाषाण काल में। मृदवान मतलब मिट्टी के बर्तन। इसके बाद पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। फिर इसके बाद नवपाषाण काल का समय में ही एक खोज की गई तांबा की, और तांबा की खोज जैसे ही हुई एक क्रांति के रूप में उभरा और इस काल को एक अलग नाम दे दिया गया ताम्रपाषाण युग।
ताम्र पाषाण युग। तो जिस युग में तांबे का प्रयोग किया गया उस काल को कहा जाता है ताम्र पाषाण युग। और उसको चाइकोलिथ का भी कहा जाता है, चाइकोलिथिक का समय। ठीक, देखिए फ्रेंड, नव पाषाण काल में ये तो हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं साक्ष्य कि इन काल का साक्ष्य क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो सबसे पहले जो पूरा पाषाण कालीन अगर साक्ष्य कोई मिला था तो मानव खोपड़ी के अवशेष। तो सबसे पहले मानव खोपड़ी के जो अवशेष मिले थे वे अतिरमपक्कम में मिले थे और हथनौरा। ये अतिरमपक्कम जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है तथा हथनौरा मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों जगहों से मानव खोपड़ी के सबसे पहले साक्ष्य मिले थे जो किस काल से संबंधित थे, तो पूरा पाषाण काल से संबंधित थे। और इसी काल एक जगह है भीमबेटका। ठीक, यह भीमबेटका से पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे। जो पूरा पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे वो कहाँ से? भीमबेटका से। यह भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में, नर्मदा घाटी। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में भीमबेटका पड़ता है जहाँ पर सबसे पहले चित्रकारी के साक्ष्य मिले थे। ये चित्रकारी के साक्ष्य जो है ये तीनों कालों से भी संबंधित है। इसके बाद अगला देखते हैं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य। तो इसमें पहली बार पशुओं के साक्ष्य मिले थे। ठीक, तो सबसे पहली बार पशुओं के साक्ष्य कहीं मिला था तो था आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है तथा बागौर राजस्थान में। तो इन दो स्थानों से पहली बार पशुओं के साक्ष्य मिले थे और ये किस काल से संबंधित थे? तो मध्य पाषाण काल से। देखिए फ्रेंड, हम कहें कि पशुपालन जो है वो किस काल में शुरू किया गया था? तो नव पाषाण काल में। लेकिन इससे भी पहले मध्य पाषाण काल में किसी क्षेत्र में पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। ठीक ना, तो किसी सबसे पहली बार जो पशुपालन के साक्ष्य मिले थे वो मध्य पाषाण काल से मिले थे, यह आदमगढ़ और बागौर थे। लेकिन व्यवस्थित रूप से पशुपालन जो क्रिया शुरू हुई थी वह नव पाषाण काल में शुरू हुई थी। इसके बाद सबसे पहले आग को व्यवहारिक रूप से उपयोग करना मनुष्यों ने किस काल में सीखा था? तो मध्य पाषाण काल में सीखा था। ठीक, आग की खोज की गई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप से उपयोग करना मनुष्यों ने किस काल में सीखा? मध्य पाषाण काल में। इसके बाद अगला आता है नव पाषाण काल में तक गर्तावास के साक्ष्य। देखिए फ्रेंड, जो गर्तावास के साक्ष्य मिले थे यह बुर्जहोम से मिले थे और यह बुर्जहोम कश्मीर में पड़ता है। ठीक, यह गर्तावास मतलब गड्ढा घर, गड्ढे के अंदर घर बनाकर रहते थे। ठीक, तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो बुर्जहोम से। यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और इसी जगह से बुर्जहोम में ही एक और साक्ष्य मिला था कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाना। ठीक, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। यह साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये बुर्जहोम से मिला था। इसके बाद चावल का साक्ष्य। सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिले थे वे कोल्डिहवा से मिले थे। यह इलाहाबाद के आसपास में पड़ता है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में। वहीं से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा चावल के साक्ष्य मिला था। ठीक, देखिए फ्रेंड, ये हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब इस इतिहास को हम अगला सीरीज आगे बढ़ाते हुए डेली एक वीडियो बनाकर चढ़ाएंगे। धन्यवाद।